ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां क्लास है। और जैसा कि आपने देखा, अब हम लोग सिलेबस के ऊपर आ गए। वो बैकग्राउंड नॉलेज लेना आवश्यक था। आज आपको स्वयं पता चल जाएगा यह अंश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या पीछे का अंश आपके लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट था, और कैसे ये जो भी नॉलेज हमें दिया है उसका संबंध वर्तमान से जुड़ता है। सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस इतिहास में, तो मेरा मानना है क्या इंडियन हिस्ट्री हो, जब हम बैकग्राउंड से होते हुए उन परिवर्तनों की थोड़ी सी झलक देखते हुए वर्तमान तक आ जाए, तो शायद हमारी पढ़ाई तब कंप्लीट मानी जाएगी एक तरीके से देखा जाए। लेकिन चलिए, उतना अवकाश अगर हमारे पास नहीं है तो कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेने के बाद फिर हम टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फिफ्थ क्लास है। तो और हमने जो आपको पीछे पृष्ठभूमि का ज्ञान दिया था, अब यहाँ हम वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट 2 पर आ गया। यहाँ हम पार्ट 2 पर आ गया। फिर इसमें हमको इतने टॉपिक हैं: प्रबोधन, प्रबोधन एवं आधुनिकीकरण, प्रबोधन एवं आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा यूरोप का रूपांतरण, यूरोप का रूपांतरण, 19वीं सदी के यूरोप में, 19वीं सदी के यूरोप में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद। देखिए, आपके जो विभिन्न वाद हैं, वो विभिन्न वाद इस आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन है, वह तो हमें करना ही करना है। 19वीं सदी के यूरोप में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद। हमारे समक्ष इतने टॉपिक्स हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर इस टॉपिक को पढ़ने की खूबसूरती होगी कि हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर दें। आप ऐसा न समझिए कि इसे जोड़ कर देखना आपकी लग्जरी है, यह जोड़ कर देखना आपका, इसे जोड़ कर देखना आपका कंपल्सन है, आपकी बाध्यता है। क्योंकि हम 2019 का क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे, और हमने शायद इंट्रोडक्शन वाली क्लास में रखा भी था। तो फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी, 2019 का क्वेश्चन। तो अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी, ये ओवरऑल चेंज की तरफ दर्शाता है। इसलिए दूसरी बात है, अगर हम प्रबोधन को ना समझे तो अमेरिकी क्रांति को नहीं समझ सकते। अगर अमेरिकी क्रांति की समझ विकसित नहीं, प्रबोधन और अमेरिकी क्रांति की समझ विकसित नहीं होगी, तो फ्रांस की क्रांति को नहीं समझ सकते। अगर फ्रांस की क्रांति, अगर यूरोप का रूपांतरण देखना है तो फ्रांसीसी क्रांति देखनी होगी, और फ्रांस की क्रांति समझने के बाद ही हम 19वीं सेंचुरी के यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आइए, मैंने आपको आरंभ से ही बताया कि अगर हमें इतिहास में देखना है तो हमें सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवर्तन को देखना होगा, चेंज को देखना होगा। अगर हम चेंज को समझ रहे हैं तो इतिहास को समझ। इस क्रम में हमने आपको बताया था, एक डायग्राम दे दिया था, आपको याद होगा हमारा डायग्राम कैसे बन रहा था, याद होगा आपको। इसी प्रकार से चेंज होता चला। लेकिन इस पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हमें परिवर्तन की व्याख्या करनी है तो बेसिक और प्राइमरी की बात होगी तो मटेरियल फैक्टर कुछ मायने रखता है। यहाँ अगर मैं मानूं कि आर्थिक परिवर्तन, तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन तो सामाजिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण। अब इससे क्या होगा, वैचारिक परिवर्तन, और फिर वैचारिक परिवर्तन आगे के परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा। वैचारिक परिवर्तन आगे के परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा। जब वैचारिक परिवर्तन आगे के परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा, फिर वे परिवर्तन फिर मुड़कर वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा। वे परिवर्तन पीछे से मुड़कर फिर आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये जो सामाजिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन या वैचारिक परिवर्तन, जो परिवर्तन होते हैं, वह आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। वो भी आर्थिक परिवर्तन को अपने ढंग से प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर उनमें हमें प्राइमेसी की बात होगी कि भाई आखिर हम प्राथमिकता किसको दें, तो हम प्राथमिकता आर्थिक परिवर्तन को देते हैं। अब इसी आधार पर देखिएगा, आप जो जैसे आपने देखा था व्यावसायिक परिवर्तन हो, व्यावसायिक क्रांति, तो व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप
आपने देखा था कि मध्य वर्ग का उद्भव, फिर आपने क्या देखा, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन। फिर इसके आगे आपने देखा कि इससे प्रोत्साहन मिला राष्ट्रीय राज्य एवं शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव, तो देखिए ये सारी परिवर्तन चल रहे हैं। अब इन परिवर्तन लगभग 14वीं सदी से 18वीं सदी तक ये परिवर्तन की प्रक्रिया से यूरोप गुजरता रहा। अब 18वीं सदी और ऑनवर्ड्स आपको परिवर्तन देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे की परिवर्तन, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने के लिए नहीं करता हूँ, मैं बहुत घटनाएं आपको स्मरण के लिए नहीं करता हूँ, मैं बहुत ऑथर्स के नाम आपके स्मरण के लिए नहीं करता हूँ। मैं आपसे केवल यह अपेक्षा रखता हूँ कि आप चेंजेस को समझें और चेंजिंग की समझ के साथ कुछ एक नाम, कुछ एक घटनाक्रम आपको याद आ रहे हो, इतना ही काफ़ी हो गया ज्ञान में लिखने। 150 वो शब्द के प्रश्न देंगे, बहुत बड़ा प्रश्न उनका होगा तो 250 वर्ड्स के प्रश्न होंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप क्या है, तो आपको उसमें बेसिक एसेंस लिखना पड़ता है। वो अगर बेसिक एसेंस में अगर आपको चेंज की खबर हो, चेंज की समझ हो, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। एवं धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य एवं शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब जब यहाँ तक आप हैं तो 18वीं सेंचुरी उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। मैं बच्चे आपको एक 14वीं सदी से 18वीं सदी, 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच होने वाले परिवर्तन, 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच होने वाले परिवर्तन अब इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 18वीं सदी में क्या होगा पता है? एक पावर ब्लॉक उभर कर आएगा, वह होगा शक्तिशाली राजतंत्र, और महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग। इसका फंडामेंटल चीज बताता हूँ, आप 1 मिनट इस पर गौर करिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। देखिए इन दोनों का मैं देखा है, आपको याद है वाणिज्यवाद की, आप ये मत पूछना वाणिज्यवाद, हम पिछले क्लास में आपको बता दीजिए, वह राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम है, और किस प्रकार वाणिज्यवाद के माध्यम से यूरोपीय एम्बिशस मोनार्क ने कमर्शियल रेवोल्यूशन को अपने पक्ष में हाईजैक कर लिया, आपको याद हो। तो इसमें क्या हुआ कि आखिर वाणिज्यवाद में जब व्यापारी वर्ग के पहले तो व्यापार का 16 व्यापारी वर्ग को मिलता था, जिसको हम आरंभिक मध्य वर्ग या उसको मध्य वर्ग भी कहते हैं। एक वर्ग के रूप में पहले आपने देखा था मध्यकाल में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य। अब तो एक नया वर्ग आ गया मध्य वर्ग, यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जन सामान्य और उन दोनों के बीच मध्य वर्ग। आगे चलकर मध्य वर्ग का भी आकार बड़ा हो जाएगा और फिर मध्य वर्ग भी उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के बीच बढ़ जाएगा। फर्क क्या है? आपसे पूछेंगे कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग में क्या अंतर है, आप यह बताना कि जिस वर्ग का आधार भू संपदा एवं परंपरागत विशेषाधिकार हो वह कुलीन वर्ग है, जिस वर्ग का आधार धार्मिक विशेषाधिकार हो वह वर्ग पादरी वर्ग है, और सभी प्रकार के विशेषाधिकारों से वंचित जो श्रमिक और किसान है वो निम्न वर्ग है। अब मध्य वर्ग वह है जो अपनी प्रतिभा के बल पर वो आगे बढ़ता है और व्यापार तथा आगे उद्योग और विभिन्न प्रकार के पेशों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा लेता है। वह वर्ग आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम वर्ग के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वह वर्ग इंटरप्राइजिंग है, वह वर्ग एम्बिशस है, वह वर्ग अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने में विश्वास करता है। लेकिन उस वर्ग की व्याख्या सिर्फ इस बात से होगी कि हर तरह की प्रतिभा के बावजूद भी जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है वो अपने वर्गीय विशेषाधिकार के आधार पर या पूर्वजों के द्वारा अर्जित धन के आधार पर या पूर्वजों के द्वारा जो भूमि संपदा कायम की गई है इसके आधार पर वो इस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है, बल्कि इसे दबा कर रखना चाह रहा है। तो इतिहास में इस वर्ग की लड़ाई कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। संयोग ऐसा हुआ कि जब सामंतवाद का पतन हो रहा था तो सामंतवाद के कब्र से ही राजतंत्र उभर रहा था, और यूरोप के महत्वाकांक्षी राजतंत्र को अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए, यानी अपनी सेना स्थापित करने के लिए, नौकरशाही स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन की तलाश में थे, संसाधनों की तलाश में थे, और इन्हीं तत्वों ने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। तो वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया तो वाणिज्यवाद से व्यापारी वर्ग के हित पर तो चोट पड़ रही थी, कुछ हद तक कुछ लाभ भी हो रहा था, कुछ हानि भी हुई, मैंने बताया। फिर भी इस वर्ग ने
इनका साथ दिया और इनके कदम में कदम मिलाकर चले। कारण क्या था कि उसका दोनों का एक समान शत्रु था, भूखे ने भूखे से हाथ मिलाया। दोनों के समान शत्रु है कुलीनवर्ग और चर्च। अब जबकि 18वीं सेंचुरी तक क्या हुआ, एक दिलचस्प चीज कि सामंतवाद का पतन हो गया, महत्वाकांक्षी राजतंत्र को खाने की बदौलत, प्रोफेशनल आर्मी की बदौलत उनके किलों को तोड़ दिया, उन्हें झुकने के लिए वश किया, तो सामंतों की शक्ति टूट गई। अब उनके आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार बचे हुए हैं, परंतु उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग टूट चुकी है। दूसरा जो पादरी वर्ग है, तो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था टूट गई, तो क्षेत्रीय चर्च भी और राष्ट्रीय चर्च में तब्दील होता चला गया। तो पादरियों के भी अपने परंपरागत विशेषाधिकार हैं, परंतु राजतंत्र की शक्ति पर अंकुश नहीं लगा सकते। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इधर जो मध्यवर्ग उभर कर आया, वह भी 17वीं सदी, 16वीं, 17वीं सदी के मध्यवर्ग और 18वीं सदी के मध्यवर्ग की स्थिति में अंतर आ गया। 18वीं सदी तक मध्यवर्ग को ज्यादा शक्ति आ गई, ज्यादा आत्मविश्वास आ। इधर इन सारी झंझावातों से निकलने के बाद एक समय था जो राजतंत्र सामंतवाद के अंतर्गत सदियों तक पिसा था। अब की जब वह सामंतवाद की समाप्ति के बाद राजतंत्र फिर दोबारा उभर कर आया है, और यही मध्यवर्ग उस राजतंत्र को गिरवान पकड़ लेता है और कहता है अकेले नहीं खाने दूंगा, हम ही शक्ति में भागेगा। अब यह जो आप यही समझ लें कि जिसे आप प्रबोधन कहते हो, प्रबोधन क्या है? मध्यवर्गीय विचारधारा है, मध्यवर्गीय दृष्टि। मध्यवर्ग अपने विचार को एसर्ट कर रहा है। तो मैं इस क्रम में आपको बताऊंगा कि अब देखिए दिलचस्प बात यह हो गई कि कई बार आप देखेंगे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपोजिशन में होते हैं, जो वर्षों एक दूसरे की आलोचना कर रहे होते हैं, तो राजनीतिक लाभ के लिए दोनों मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं और पब्लिक के सामने जाते हैं, तो फिर वो नए अंदाज में फिर एड्रेस करना शुरू करते हैं। अब कुछ कुछ बात वही घटित हुई। अभी जो शक्ति ये राजतंत्र है, अब इसको जब मध्यवर्ग से चुनौती मिली, क्योंकि मध्यवर्ग ने कंप्लीट अल्टीमेटम दे दिया कि अकेले नहीं, तो मतलब इन्हें भी भागीदारी चाहिए, तो अब इनकी लड़ाई मध्यवर्ग से होनी है इतिहास में। तो इन्होंने क्या किया कि अब जो कुलीन और प्लस पादरी वर्ग है, कुलीन प्लस पादरी वर्ग है, इन दोनों को शक्तिशाली राजतंत्र से आकर वो एक तरह से एक नए तरह का, इसको कहते हैं रीअलाइनमेंट, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण। अब फिर वर्गीय समीकरण बदल गया। ये पराजित कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग अब राजतंत्र की पूछपीठ पकड़ने लगे, और राजतंत्र को भी लगा कि चलो कोई नहीं, इन दोनों को अपने राइट और लेफ्ट हैंड के रूप में एक तरह से अपने साथ जोड़कर रखना चाहा। और ये महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग है, फिर भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यह इनके सामने एक मांगों की तालिका, मांगों की तालिका का मतलब है ये एक डिमांड रखेगा, एक मांगों की तालिका रखेगा। तो प्रकारांतर से जिस मांगों की तालिका जिसे आप कहते हो, प्रकारांतर से यही प्रबोधन। प्रबोधन क्या है? तो मध्य वर्ग ने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है राजतंत्र, कुलीन और चर्च को कि आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो, क्योंकि हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करें। ओके, एक पक्ष है। दूसरी बात है कि पीछे आपने देखा पुनर्जागरण। तो दिलचस्प तथ्य है कि पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन दिया, वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन दिया। अब आपके मन में बात यह होगी कि इसने वैज्ञानिक विचार को क्यों प्रोत्साहन दिया? तो एक तरह से इसने रूढ़िवादी तर्कशास्त्र पर चोट की। रूढ़िवादी तर्कशास्त्र पर चोट किया। तो ये रूढ़िवादी तर्कशास्त्र पर चोट कर रहा है। अब आपके मन में होगा रूढ़िवादी तर्कशास्त्र क्या है? तो पहले भी मैंने चर्चा की, इसका एक नाम है स्कॉलास्टिक फिलोसफी। स्कॉलास्टिक फिलोसफी, जिसको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी तर्कशास्त्र। आपके रूढ़िवादी तर्कशास्त्र क्या है? तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, इसका मानना है कि मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन। तो आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि आखिर रूढ़िवादी तर्कशास्त्र ऐसा मानता है मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन, उसमें समस्या क्या है? तो समस्या यह है कि उसमें साइंटिफिक आइडियाज के डेवलपमेंट में बाधा करेगी। आखिर आप आंख बंद करके जब तक आप परीक्षण प्रयोग नहीं करोगे तो साइंस का विकास कैसे होगा? साइंस तो प्रयोग पर आधारित है। साइंस तो दिखता है कि आप प्रकृति के अवयवों को देखते हो और जो नेचुरल फिनोमेना को जब एग्जामिन करते हो तभी तो ये संभव है। और आप अगर मान लो यही सत्य है, जैसे उन्होंने आंख बंद करके मान लिया पृथ्वी स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगा, इसको कहते हैं जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इसको मतलब बंद विश्व वाला विचार कहते हैं। और बाद में जब कोपरनिकस ने देखा, गैलीलियो ने दूरबीन से देखा, तो पाया कि अरे पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा दी, क्योंकि उन्होंने प्रयोग के तहत इस बात को देखा। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने उनको अलाउ नहीं किया। न्यूटन को भी, गैलीलियो को भी अपना विचार वापस लेना पड़ा था। मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण का। तो पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक विचारधारा को इसलिए प्रोत्साहन दिया था क्योंकि पुनर्जागरण ने बल दिया कि नहीं, बाहर निकलकर प्रकृति का अवलोकन कर और फिर पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रयोग की विधि से ज्ञान प्राप्त किया। तो वही साइंटिफिक नॉलेज का बेस होता है। तो परिणाम हुआ पुनर्जागरण का। ना देखोगे न्यूटन ने फल को नीचे गिरते हुए देखा, या फिर कोपरनिकस का है, ज्यादानो गुनो है, फिर गैलीलियो है। इस तरह के साइंटिफिक थिंकर्स हुए। इन सभी ने जो सोचा या साइंटिफिक आइडियाज दी, वो सब तो थ्योरेटिकल बेसिस पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो थियरी, उसका प्रैक्टिस जब उसको जो अप्लाई हुआ, तभी तो आज फिजिक्स में उसका इतना बड़ा योगदान हुआ और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी तक भी उसका यूज हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हो। तो 17वीं सदी में क्या हुआ कि 17वीं सदी तक अब यही वैज्ञानिक क्रांति, जैसे 16वीं सदी में विज्ञान का विकास पुनर्जागरण के समय हुआ, उस 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति दल लगने लगा। 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति दल लगने लगी। अब आप एक चीज बताइए, अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, व्हाट इज दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन? साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब है कि अब तक विज्ञान केवल विचारों तक ही सीमित था।
लेकिन अब क्या हुआ कि यूरोप में बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज बने लगे, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन 1660 में बना, और फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस 1662 में। इस प्रकार से 17वीं सेंचुरी में इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटीज बने, जिसमें हंड्रेड्स और हंड्रेड्स टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट साथ साथ बैठते थे, और जो वैज्ञानिकों की जो सैद्धांतिक शिक्षा और तकनीकी भी, यानी टेक्नोलॉजिस्ट की जो व्यावहारिक शिक्षा, दोनों एक दूसरे के करीब आई। जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उसी तरह CSIR आपका है, तरह का प्रयोग करता है। इस प्रकार की सोसाइटी 17वीं सेंचुरी में आकर बनी, रिसर्च वर्क के लिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए, और उसको फाइनेंस कर रहे थे यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक और उभरते हुए मध्य वर्ग। तो क्या हुआ कि वैज्ञानिक क्रांति का रूप। अब आप यह जानना चाहोगे भाई, ये वैज्ञानिक क्रांति का प्रबोधन से क्या मतलब है, तो वही मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ। वैज्ञानिक क्रांति अगर हुई तो उसे प्रबोधन को प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रबोधन को क्या प्रोत्साहन मिला है? तो प्रोत्साहन यह मिला है, जो मैं आपको अभी प्रबोधन बताने वाला हूँ, कि वैज्ञानिक क्रांति है उसने प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा दिया। यहाँ मैं उसके वैज्ञानिक पक्ष पर हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता कि कोई अगर नवीन वैज्ञानिक विचारधारा या नवीन आविष्कार होता है, नवीन खोज होती है, तो उसका प्रभाव हमारे सामाजिक विज्ञान पर भी पड़ता है। अब आगे मैं बताऊंगा, जब चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, डार्विनिज्म, तो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में सोशल डार्विनिज्म का रूप लिया। सोशल डार्विनिज्म का मतलब है, जो डार्विनवाद का सिद्धांत है, कि भाई हमारे सामाजिक संबंधों में भी फिट होता है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, सापेक्षिकता का सिद्धांत, तो फिर हमारे वैल्यू सिस्टम पर भी वो लागू होने लगा। उसी प्रकार से जब प्रकृति ने रहस्य का पर्दा हटाया, तो प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा विज्ञान ने हटाया, तो फिर यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति की जो नियम है वह शाश्वत है। शाश्वत एक टर्म आता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इटर्नल। इटर्नल का मतलब है कि निश्चित नियम, मतलब दिन और रात होने की प्रकृति के जो बाकी नियम है, यानी कोई ईश्वर प्रकृति को नहीं चलाता। हालांकि उस समय तक ईश्वर को डिनाई करने की एथिस्टिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उस काल के चिंतकों में एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति को देववाद या देइज्म कहा गया। मतलब लोग उस समय के बुद्धिजीवी यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर होंगे, हैं, हमें उन पर प्रश्न नहीं लगाना। और यह भी सही है, और यह भी सही हो सकता है कि ईश्वर ने इस प्रकृति का निर्माण किया, यह तो एक्सेप्ट है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते, ईश्वर इस प्रकृति को चला रहे हैं, प्रकृति अपने नियमों से चले, अपने नियमों से प्रकृति चलेगी। तो उन्होंने कुल मिलाकर ईश्वर की तुलना एक ऐसे घड़ी साज से की। घड़ी साज का मतलब जो घड़ी बनाता है, कि जो एक बार घड़ी का निर्माण कर और उसमें उसकी घड़ी के पॉइंट को फिक्स कर देता है, फिर घड़ी अपने नियमों से चलती है, उस पर घड़ी साज का कोई बस नहीं है। उसी प्रकार यह सृष्टि अपने नियमों से चलती है, इस पर ईश्वर का कोई बस नहीं, इसमें ईश्वर कोई खेल था। तो विचारधारा की इसे प्रबोधन को क्या मतलब है, इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया। इन्होंने एक तरह से मध्य वर्ग और राजतंत्र, एक तरह से तीन वर्ग, चर्च और राजतंत्र को यह अल्टीमेटम दिया कि जब प्रकृति के नियमों में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं होता, तो आप लोग क्यों राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, समाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करके असमानता क्रिएट करते हो? आप इन्हें अपने नियमों पर छोड़ दो। और ये विज्ञान से इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने कहा कि जैसे विज्ञान के अपने नियम हैं, वैज्ञानिक नियम तो फिक्स होते हैं ना, तो विज्ञान के अपने नियम है, उसी प्रकार राजनीति के भी, अर्थव्यवस्था के भी, समाज के भी अपने नियम हैं, उनको अपने नियमों के अनुसार चलने दो, सभी सुखी रहें और ये प्रकृति पूर्णता को प्राप्त करें। मतलब आप यही समझिए कि मैं एक अर्थशास्त्री से आपको परिचय कराऊंगा इसी क्रम में, जिसको फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आप नाम सुनोगे, एडम स्मिथ। वो एडम स्मिथ पर सीधा प्रबोधन का प्रभाव है। वो कहता है प्रकृति के जिस प्रकार से निश्चित नियम है, उसी प्रकार बाजार के भी अपने निश्चित नियम है। और बाजार के नियम क्या है? तो डिमांड एंड सप्लाई के नियम। हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो मूल्य ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा तो मूल्य कम। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं कंक्लूड करता हूँ कि कुल मिलाकर हमने दो बातें आपको बताई। एक तो 14वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच जो परिवर्तन की प्रक्रिया चली, उसमें दो पावर ब्लॉक्स उभर कर आए, एक शक्तिशाली राजतंत्र, दूसरा महत्वाकांक्षी वर्ग। अब तक राजतंत्र और मध्य वर्ग दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, परंतु अब इन दोनों के बीच ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो राजतंत्र ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने पुराने शत्रु के साथ मित्रता कर ली, जो पुराने प्रतिद्वंदी के साथ कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इस तरह से उनका गठबंधन जैसा कुछ बना। मध्य वर्ग ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मध्य वर्ग ने उन तीनों के सामने एक मांगों की तालिका रखी, एक कोड ऑफ कंडक्ट रखा, और वही कोड ऑफ कंडक्ट को देखा। मध्य वर्ग अभी अकेला है। अब आपको देखना है इतिहास में, क्या मध्य वर्ग भी निम्न वर्ग का सहारा लेगा? क्या निम्न वर्ग और मध्य वर्ग में कभी सहयोग होगा? और यह सहयोग कब तक चलेगा, कहाँ तक टिका रहेगा? इतिहास में जब परिवर्तनों की प्रक्रिया को आप समझेंगे तो समझिए, आप समझिए इतिहास। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। तो एक आधार मैंने बताया, एक है वर्गीय आधार। प्रबोधन का वर्गीय आधार है उभरता हुआ मध्य वर्ग के द्वारा राजतंत्र, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के वर्चस्व को चुना। दूसरा उसका आधार है वैज्ञानिक आधार, क्योंकि वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति से रहस्य का पर्दा हटा दिया, और वैज्ञानिक क्रांति में मध्यवर्गीय विचारधारा पर भी प्रभाव छोड़ा है, और मध्य वर्ग के हाथ में एक मजबूत हथियार के रूप में आया वैज्ञानिक क्रांति। और इसी वैज्ञानिक विचारधारा को आधार बनाकर मध्य वर्ग और राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च पर बार बार चोट कर रहा है कि आप सारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नियमों को वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलने दीजिए। और उनका यह कहना था कि तर्क और विज्ञान ये जीवन की प्रगति के साधन है। अगर तर्क और विज्ञान के तरीके को अपनाया जाए और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हम जीवन की किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो यही प्रबोधन है। प्रबोधन आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है भाई ये बकवास। लेकिन आप उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मध्य वर्ग की
किसको संतोषित करता? अब देखिए यहाँ पर वही चीज है, प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ क्या है वो आपको बताया। एक लंबे मैंने आपको स्टडी में टेल दिया है, पीछे का स्टडी है, आपको बहुत अच्छी एकदम समझ आप आराम से घर पर पढ़िए, क्लास करने के बाद ही पढ़िए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर कट वर्ड लिखित स्टडी में पूरा कर दिया। प्रबोधन का शाब्दिक अर्थ एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात ज्ञान का प्रकाश है। यहाँ अंधकार से तात्पर्य ज्ञान से है। प्रबोधन का आधार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रबोधन एक बौद्धिक आंदोलन था, परंतु इस बौद्धिक आंदोलन का एक मजबूत भौतिक आधार था, बदलते हुए वर्गीय समीकरण में प्रबोधन का सामाजिक आधार नहीं। तो वही मैंने आपको बताया कि इसका एक देखो, ये बोलता है एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग। यह अंधकार किस चीज का था तो बता रहा है, यह अंधकार था अज्ञान का, यह अंधकार था विश्वास का, यह अंधकार था असहिष्णुता का, यह अंधकार था अतीत के प्रति दासता बोध का। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जनरल स्टडीज में उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है वैसे, लेकिन हमको उसे करने से कोई फायदा वैसा नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं कुल मिलाकर आप यह बताता हूँ कि अगर हम प्रबोधन के स्टैंडर्ड से देखें तो पुनर्जागरण भी आउटडेटेड हो गया, ये पुनर्जागरण के भी अंधकार के लिए आंदोलन था। तो मैंने आपको समझाने में कामयाब रहा, मुझे जहां तक लगता है कि उद्भव के कारण, प्रबोधन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक तो सशक्त हो रहे हैं मध्य वर्ग राजतंत्र चर्च के आधिपत्य पर, यानी वर्चस्व पर प्रश्न उठाना शुरू किया, उनके वर्चस्व पर प्रश्न उठाना शुरू किया। दूसरा, 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में लोगों का अपने आसपास की वस्तुओं को देखने का नजरिया बदल दिया। अगर 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति थी, उन्हें लोगों को अपने आसपास की वस्तुएं देखने का नजरिया बदल दिया, जो मैंने आपको बताया। प्रबोधन ने निम्नलिखित कारकों पर किया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। अब देखो प्रबोधन का बल किन बातों पर है, अब प्रबोधन क्या बोल रहा है उसे देखते हैं आप, उसको गंभीरता, मतलब आप एक बार समझ गए कि मध्य वर्ग के हितों की बात बोल रहा है, दैट्स इनफ। अब क्या बोल रहा है उसको आप सुन लीजिए। प्रबोधन का बल इतनी चीजों पर, इसका कहना है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इन क्षेत्रों के जितने भी बुनियादी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका हल एक ही है, वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है उनके अपने नियम है, उन नियमों को पहचानिए और सारी संस्थाओं को फ्री कर दीजिए, अपने नियमों से चलने दीजिए, छेड़छाड़ न। दूसरा, तर्कवाद को ज्ञान का आधार माना गया, साथ ही माना तर्कवाद से निर्देशित मनुष्य का भविष्य उज्ज्वल। कहा गया कि तर्क, अगर कोई इंसान जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तर्क की पद्धति को अपनाए। तर्क मानव के ज्ञान का तर्क ही आधार है, अमूल अस्त्र है, और तर्क का उपयोग करके आप किसी भी हद, किसी भी सफलता तक पहुंच सकते हैं। और सामाजिक संस्थाओं, मतलब वही मैंने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं को अपने नियमों से चलने देना चाहिए, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और प्रबोधन का आशावादी नजरिया है, माने मानव जीवन की खुशहाली पर जोर देता है। ये मानकर चलता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मानव सभ्यता पूर्णता प्राप्त करेगी, सभी सुखी होंगे, सभी संतुष्ट होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी, आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में छेड़छाड़ नहीं करना होगा, और तर्क और वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर जीवन में चलना होगा। तो ये प्रबोधन का प्रबोधन का कुछ राजनीतिक बीच। अब देखो ये मध्य वर्गीय दृष्टि है, तो अब आप ही को मैं बताता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में मध्य वर्ग क्या मांग करेगा, आर्थिक क्षेत्र में मध्य वर्ग क्या मांग करेगा, सामाजिक क्षेत्र में मध्य वर्ग क्या मांग करेगा, उस पर थोड़ी सी नजर डालिए। प्रबोधन का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, ये क्या है? संवैधानिक राज्य, संवैधानिक राज्य, संवैधानिक राज्य। अब ये संवैधानिक राज्य से क्या आशा है कि राजा को, किंग को, किंग को अपनी नीति का निर्धारण, किंग को अपनी नीति का निर्धारण सीमित मताधिकार पर आधारित विधानमंडल के सहयोग से करना चाहिए। सीमित मताधिकार पर आधारित विधानमंडल के सहयोग से करना चाहिए। अभी तो दिलचस्पी, राजनीतिक दर्शन क्या है? राजनीतिक दर्शन यह है कि पहले राजतंत्र निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र का मतलब मनमानी ढंग से अपने मंत्री से परामर्श करके जैसे जीने चाहे नीति बनाना, जनता उस पर कोई अंकुश नहीं रख सकती। अब ये मध्य वर्ग का डिमांड है
कि नहीं, हमें संवैधानिक राजतंत्र चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, राजतंत्र क्या होता है? तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है ये प्रजातंत्र या गणतंत्र से भी अलग चीज़ है। मतलब इसमें जो हेड है वो हेड तो वंशानुगत से होगा, मतलब ऐसा नहीं कि निर्वाचित हेड। जब हेड निर्वाचित होगा तो वो फिर गणतंत्र हो जाएगा, जिसको रिपब्लिक कहते हैं। यह है राजतंत्र, परंतु राजतंत्र मनमाने ढंग से नीति निर्धारण नहीं करेगा। राजतंत्र को एडजस्ट कर चलना होगा इसके साथ, तो एक निर्वाचित विधानमंडल को साथ लेकर चलना होगा, उसके परामर्श से उसको भी थोड़ी परामर्श में जगह देनी होगी। तो आप उनसे पूछो कि अच्छा, तो आप किस तरह का विधानमंडल चाहते हैं, आज की लोकसभा की तरह, या आज दुनिया में जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है उस तरह का आप चाहते हो क्या? वो घबरा जाएंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि कमिटीज होगी, इस तरह का विधानमंडल होगा, तो इसका मतलब होगा कि सभी को मताधिकार मिल जाएगा, और सभी लोग वोटिंग करेंगे। तो मध्य वर्ग नहीं चाहता, आगे बताऊंगा, यही तो मध्य वर्ग का अपना क्लास इंटरेस्ट है। वो चाहता है सीमित मताधिकार पर, केवल प्रॉपर्टीज क्लास के लोगों को मताधिकार। जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है, उनको तो मताधिकार मिलेगा ही, क्योंकि वैसे ही विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है। तो आप ऐसी उम्मीद तो कर ही नहीं सकते मध्य वर्ग की, नहीं उन्हें मताधिकार से वंचित कर दीजिए। वो रहेंगे, परंतु उनके साथ हम भी रहेंगे, हम भी मताधिकार। ये खास प्रॉपर्टी क्राइटेरिया बना दी कि जो उतना प्रॉपर्टी धारण करता हो उन्हें मताधिकार। तो मतलब ये हुआ कि आप कहोगे मध्य वर्ग आ गया, तो फिर मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के रहते विधानमंडल में कैसे बढ़त बनाएगा? इसलिए बढ़त बनाएगा कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को मिलाकर भी उतनी संख्या नहीं होगी जितनी नवोदित मध्य वर्ग की। और अगर सभी को मताधिकार मिल जाता तो फिर निम्न वर्ग संख्या में ज्यादा हो जाता, और विधानमंडल में निम्न वर्ग हावी हो जाता, मध्य वर्ग की विशेषता समाप्त हो जाती। अब मध्य वर्ग का क्लास इंटरेस्ट देखिए, इसी से इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन आपको समझ में आ जाएंगे। वो चाहता है प्रजातंत्र नहीं हो, केवल मामला संवैधानिक राजतंत्र तक रह जाए। ये फिलहाल आप समझिए, ये राजनीतिक डिमांड है किसका? प्रबोधन का। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी जोड़ देता हूँ कि इसमें कुछ चिंतकों का, देखो अब मैं ये नहीं करता कि आपको बहुत मैं फैक्ट्स का तो खुद ही बहुत विरोधी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण चिंतक हैं, अगर उनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो सही नहीं होगा। तो उनके नाम तो जरूर जाने चाहिए, जैसे वॉल्टियर है। तो कहा जाता है कि जिस तरह इरास्मस पुनर्जागरण का जीवन जो था, तो वॉल्टियर वॉल्टियर मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू वॉल्टियर मॉन्टेस्क्यू डिडरो वॉल्टियर मॉन्टेस्क्यू डिडरो डिडरो ये सभी है फ्रांसीसी। पीएसने है, जॉन लॉक है, पीएसने है, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ, ये सभी ब्रिटिश चिंतक, एडम स्मिथ, ये सभी ब्रिटिश चिंतक, ये ब्रिटिश चिंतक। और अब देखिए वॉल्टियर, इसने राजतंत्रवादी निरंकुशता, चर्च के विशेषाधिकार और कुलीन वर्ग की हठधर्मिता पर जोर। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉज। ये स्पीच, जब आप लोग पॉलिटी वगैरह भी पढ़ोगे तो स्पिरिट ऑफ लॉज की बड़ी चर्चा होगी। इसका कहना है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का नाम आपने सुना होगा, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी तो, या अगर एनसीईआरटी का भी आपने अध्ययन किया होगा। अमेरिकी संविधान है, वो अमेरिकी संविधान इस सेपरेशन ऑफ पावर का एक ज्वलंत उदाहरण। इसमें है कि कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका की शक्ति एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। तो इसका मानना है कि जब तीनों की शक्ति पृथक होगी तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, नहीं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो सकती। अब मॉन्टेस्क्यू देख लिया, वॉल्टियर, डिडरो है, इसने विश्व कोश की रचना की, विश्व कोश, और इसने व्यवस्था पर जो जितनी है सब व्यवस्था होगा डिडरो, और सभी परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, बस इतना ही मांगे, लेकिन हाँ सभी सीमित परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। सभी इस बात के प्रति सावधान है कि मध्य वर्ग के हितों कहीं पोषणों से आगे बात ना करें। अब ये फ्रांसीसी, अब ये पीएसने है, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक, इसने भी इसलिए संवैधानिक राजतंत्र का सीमित राजतंत्र की अवधारणा, लिमिटेड गवर्नमेंट की अवधारणा रखी थी। और एडम स्मिथ ने एक नया आर्थिक सिद्धांत दिया, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना। तो ये तो आपका मैंने पीछे दिखाया कि ये राजनीतिक दर्शन है। अब आर्थिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन है कि वाणिज्यवादी पद्धति, वाणिज्यवादी पद्धति वाणिज्यवादी पद्धति पद्धति पर आधारित नियंत्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल। ये कोई टर्म आया है मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए, ध्यान करने का नाम है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर, लेसेज फेयर का मतलब है मुक्त अर्थव्यवस्था, लेसेज फेयर यानी मार्केट को खुला रखना। एडम स्मिथ क्या करता है मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका मानना है कि देखिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका इंटरन बता ही देता हूँ
थोड़ा सा आपसे अपेक्षा की जाती है कि वाणिज्यवादी आर्थिक दर्शन को याद रखें। पहली बात तो मैं बताऊँ कि आप अगर भूल रहे होंगे तो बिल्कुल ही आप इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि जब पहली बार पढ़ाई करते हैं तो बार-बार पढ़ते हैं और बार-बार भूलते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को फ़ील किया है। आपसे अपेक्षा ये है कि आप इनको 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। मतलब ये जो थोड़ा-सा कह सकते हो जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, उनको याद रखना चुनौतीपूर्ण होता है। एक बार अगर आपके थॉट प्रोसेस में बन गया तो आप उसको कहीं न कहीं उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहता कि एडम स्मिथ बेसिकली प्रबोधन के विचारों से और वैज्ञानिक विचारों से प्रभावित है। तो पहली बात एडम स्मिथ ने यह कहा कि देखिए बाजार के अपने स्वतः चालित नियम हैं। तो आप क्यों वाणिज्यवादी नीति लागू करके और पहले आप वाणिज्यवादी नीति वाणिज्यवाद और व्यावसायिक क्रांति के अंतर को समझिए। व्यावसायिक क्रांति में नेचुरल है जो ट्रेड होता है, ट्रेड के द्वारा मुनाफा। लेकिन जो वाणिज्यवादी नीति है वो केवल ट्रेड नहीं है, राजतंत्र के हित में ट्रेड और राजतंत्र के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था जिसमें उपनिवेशवाद, अनुकूल व्यापार संतुलन जो मैंने पीछे बताया है, बुलियनवाद, ये सब चीजें शामिल हैं। इनका कहना है कि देखिए अर्थव्यवस्था को क्यों आप नियंत्रित करें? आप उसको अपने नियमों से चलने दो ना, जिस प्रकार से प्रकृति के अपने नियम हैं। इनके भी अपने नियम हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट खुद एक मार्केट सबसे विवेकशील है, आपसे ज़्यादा विवेकशील मार्केट। आप और हम भाई-भतीजावाद कर सकते हैं, मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। आगे तुम देखो ये जो बेसिकली जिसको न्यू लिबरल इकोनॉमी कहते हैं, उसका बेसिक दर्शन क्या है? हालाँकि कोविड-19 इस दर्शन की धज्जियाँ उड़ा दी। तो पूरी दुनिया में देखा गया जो हेल्थ इमरजेंसी हुई और जो मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, उसने कोविड-19 ने उसको मतलब तार-तार करके लोगों के सामने रख दिया। जैसे इंडिया जैसे देशों में जो जीडीपी में जीडीपी लेवल पर आप कह सकते हो कि उसने दुनिया में थर्ड इकोनॉमी और होने का दावा तक कर दिया था। तो मतलब ये है कि बेसिकली उसका ये कहना है कि आज का न्यू लिबरल यही कहता है कि मार्केट सबसे तर्कसंगत है। ये कहा कि मार्केट तर्कसंगत है। आप अगर इसमें हस्तक्षेप करोगे, तो डिस्टॉर्ट करोगे, मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के अनुसार चलने दो। डिमांड और सप्लाई होगी, उसने कहा एक तर्क दिया। उसने कहा कि देखिए, जैसे मैं उपभोक्ता हूँ, आप उत्पादक हो और कोई लेबर है। तो मार्केट पर छोड़ देंगे तो क्या होगी? आप उत्पादक हो, तो आप लेबर हायर करोगे। अगर लेबर को आप एक सीमा से तनख्वाह ऑफर करोगे तो लेबर आपका काम नहीं आपका काम नहीं करेगा। तो आपकी मजबूरी होगी कि एक खास तनख्वाह से कम आप ऑफर ना करें। लेबर अगर एक खास तनख्वाह से ज़्यादा अगर डिमांड किया, आप उसे हायर न करके किसी दूसरे लेबर को हायर कर लोगे तो लेबर ऐसा डेयर नहीं करेगा। वो आपसे एक खास तनख्वाह से ज़्यादा का डिमांड नहीं करेगा। अब अगर तो इस तरह से आप मतलब आपका उत्पादक और लेबर का दोनों के हित एक दूसरे को प्रति संतुलित करेंगे, एक दूसरे में कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से उपभोक्ता, अगर आप उपभोक्ता से ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो उपभोक्ता नहीं खरीदेगा, तो आपका कोई बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। तो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए उपभोक्ता को एक खास डिमांड ही पेश करोगे, खास प्राइस ही रखोगे। और अगर उपभोक्ता एक खास मात्रा तक प्राइस आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उपभोक्ता को वस्तुएं नहीं बेचोगे, तो उपभोक्ता और उत्पादक के हित भी परस्पर संतुलित होंगे। इसी प्रकार बाजार नेचुरली एक दूसरे के हित से संतुलित होकर स्वस्थ रूप में संचालित होगा, उसमें इंसानी हस्तक्षेप होगा तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, विद्रुप हो जाएगा, उसको अपने नियमों से चलने देगा। उसके लिए टर्म आया लेसेज फेयर। लेसेज और ये लेसेज फेयर शब्द का जन्म हुआ फ्रांस में। फ्रांस का एक जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट वहाँ का